स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। चैप्टर नंबर है आपका 10, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। इससे पहले इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें सो दैट जितने भी फॉर्मूलेज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको क्या चाहिए यहाँ पे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो यहां तक की लाइन को पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब होता है सपोज सी कैप चाहिए। सी मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ऑलरेडी आगे क्वेश्चन में ए वेक्टर और बी वेक्टर का यूज है, राइट? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो जैसे ही आपने इसे रीड किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सी कैप फाइंड करना है, राइट? और हम जानते हैं कि सी कैप का फॉर्मूला होता है सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। मतलब सी कैप हमें कैसे मिलेगा? सी कैप आपको मिलेगा जब आप सी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से करोगे डिवाइड। तो जैसे ही क्वेश्चन में इस लाइन को आप रीड करें ना कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये चाहिए। और ये कैसे मिलता है उसका फॉर्मूला आपके सामने है। ओके, इतना पढ़ लिया, अब आगे चलो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। आपको ये जो दो वेक्टर्स दिए हैं इनका सम निकालना है और इनका सम फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन रीड करो फिर से एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। मतलब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकालना है और इनके सम के डायरेक्शन में ही आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। ये पूरी कहानी क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं अपन। तो बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर इनके सम के डायरेक्शन में चाहिए, है ना? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम निकाल लेते हैं जैसा क्वेश्चन ने कहा है। चलो आ जाओ सम फाइंड करें। तो सम कैसे फाइंड करोगे आप लोग? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है आपका? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपका ए वेक्टर हुआ, प्लस बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है? 2j कैप प्लस के कैप, राइट? अब सम कैसे निकालते हैं? याद करो क्या पढ़ाया मैंने आप लोगों को। जब भी आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो लाइक टर्म्स होते हैं ना उनका एडिशन होता है। यानी कि 2i कैप का सम 0i कैप से होगा क्योंकि यहां पे i कैप तो कहीं है ही नहीं। ओके, j कैप का सम j कैप से होगा एंड k कैप का सम k कैप से होगा। आई होप ये बातें आपको याद होंगी। तो आपको यहां से a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना मिल रहा है? 2i प्लस 0 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2j कैप कितना? प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, ये मिलेगा आप लोगों को 2k कैप। तो ये क्या आ गया? a वेक्टर प्लस b वेक्टर, मतलब इनका सम आ गया। अब हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर होता है, तो क्यों ना इसको एक नाम दे दिया जाए, एक नया वेक्टर बना देते हैं अपन। तो सपोज इन दोनों का जो सम है उसे हम डिनोट कर रहे हैं एक न्यू वेक्टर जिसका नाम है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर बेसिकली क्या है? सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब क्वेश्चन रीड करो एक बार। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम, मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके डायरेक्शन में, यानी कि आपको फाइंड करना है सी कैप। सी कैप का मतलब होता है सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी, राइट? हमारे पास सी वेक्टर ऑलरेडी है। कौन है वो? ये रहा। लिखो इसे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। मैग्नीट्यूड मतलब होता है लेंथ, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इस बात का भी आप याद रखें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैसे मिलेगा? देखो सी वेक्टर ये रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी में क्या करते हैं एक बार रिकॉल करा देती हूं। ये i, j और k के जो कोएफिशिएंट होते हैं
इनके स्क्वायर का सम आपको मैग्नीट्यूड देता है, मतलब 2 स्क्वायर यानी कि 4, j के आगे क्या लिखा है 1, 1 का स्क्वायर आपको देगा 1 एंड सिमिलरली 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। ओके, और ये क्या हो गया 4 + 4 8, 8 + 1 9, और जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो डेफिनेटली हम जानते हैं बहुत अच्छे से मैम ये 3 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ये वो यूनिट वेक्टर है जहां इन द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर। थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख लो इसे आप 2/3 i कैप प्लस j कैप बाय 3 प्लस 2/3 k कैप, और ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन इसके बहुत इजी है, बस समझते चलो करना क्या क्या है। एक बार आप इसके लैंग्वेज को समझ गए, प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये वाले क्वेश्चन अभी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं जहां पे आपसे बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आप फाइंड कर दो। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें पता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ये बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप C6 × B वेक्टर निकालेंगे, ओके, फिर वो जो कुछ भी आ जाएगा आपको उसका कैप निकालना है, और कैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। सपोज डी कैप चाहिए तो डी कैप क्या होता है, डी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, दैट्स इट। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। A वेक्टर है, B वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 6B वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों का होगा कि आप 6B वेक्टर फाइंड कर ले, राइट। तो ये तो हमने देखा है कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप वेक्टर में कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जितने भी कंपोनेंट्स आपके वेक्टर में लिखे हैं उन सब के साथ इस स्केलर का होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहां लिखिए 6, बी वेक्टर क्या है आपका 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, राइट। ठीक है, इतना। अब क्या करना है, 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो सब में। 6 का मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आ जाएगा 12i प्लस 6j माइनस 6 2 12k। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 6B वेक्टर। तो इसको ही हम कुछ नया नाम दे देते हैं। ये स्केलर के ऊपर नहीं बना है वेक्टर का साइन, ओके, सिर्फ B के ऊपर बना है। अब 6 × B वेक्टर, आपके सामने कोई नया वेक्टर आ रहा है तो एक काम करो, इसका नाम आप C वेक्टर दे दो, ओके। तो 6B वेक्टर का हमने नाम क्या दे दिया, C वेक्टर। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ C वेक्टर, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे C कैप चाहिए। तो C कैप क्या होता है, C वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, दैट्स इट। तो C वेक्टर क्या है आपका, C वेक्टर है आपका 12i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C, और मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर क्या होता है, जो भी आपका C वेक्टर है उसके i, j एंड k के जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्केलर हैं, उनका स्क्वायर का सम, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, तो माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये कितना आ रहा है, इसे ऐड कर लो और एक एक को आप वो टर्म्स दे दो तो आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो चेक कर ही लेते हैं कितना आएगा ये, 144 प्लस 144 एंड 36, तो ये आ रहा है 14, 8, 9, 10, 11, 12, 324। ये आपका 324 आया, और 324 आई थिंक 17, राइट। यहां लिख लो, दिस इज 3, 2 एंड 4। क्लियर है, 324 हो गया आपका। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो, क्या होता है 324 के फैक्टर्स, और यहाँ पे डिवाइड में आप लिख दो। 17 है कि 18 है, राइट, 18। तो आप लिखेंगे 12i कैप प्लस 6j कैप माइनस 12k कैप डिवाइडेड बाय 18, और ये 18 आप सबको दे देना।
अंडर रूट 324 क्या होता है, फैक्टर्स निकाल के चेक कर लेना, 18 ही आता है। कट कीजिए आप इसको, कितना आएगा ये, इसे कट कर दो और फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ, या फिर यहीं रुक जाओ, कोई इश्यू नहीं है। सिंप्लीफाई हो सकता है तो बिल्कुल किया करो। तो 2 6 एंड 2 9 मतलब 6 12, यहाँ पे ले लो आप 3 4 3 6 6 2 12, 6 3 18, यहाँ पे 6 1 6 3 अगेन 2 एंड 3, ये रहा आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कुछ भी बोल दे, जिसके भी डायरेक्शन में बोला है उसे एक नया वेक्टर से डिनोट कर लिया करो, राइट, और फिर वही कैप वाला फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सॉल्व कीजिए। 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे ही फाइंड कर ले, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो 2a वेक्टर मतलब 2 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है a वेक्टर से, तो 2 क्या है यहाँ पे, ऑफ कोर्स मैम 2, a क्या है, a है आपका i कैप प्लस j कैप और आगे क्या लिखा है प्लस 2k। ओके, तो ये हमने a वेक्टर लिखा। उसके बाद माइनस b वेक्टर, अब ये b वेक्टर क्या है आप लोगों का, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, हो गया आपका काम, राइट। 2 के साथ a वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, माइनस का साइन एंड b वेक्टर। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, i, j एंड k के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 2 4k कैप, और यहां करना है माइनस, तो ये ब्रैकेट आप ओपन करें और सबके साइन बदल दें, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 2i कैप माइनस 2y2, 2 है ही नहीं वहां पे, बस आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सो माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, दैट्स इट। ये कौन है, इसका नाम है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको डेफिनेटली एक न्यू वेक्टर देने वाला है, तो क्यों ना हम उसका नाम कुछ नया रख दें, c वेक्टर। इसका सब्ट्रैक्शन हमने एक नया नाम दे दिया जिसका नाम है c वेक्टर। तो बेसिकली मुझे c वेक्टर कितना मिल रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब आप वेक्टर्स का करते हैं तो सिमिलर कंपोनेंट के साथ किया जाता है, जैसे कि 2i है तो 2i को आप जो भी लिखा है सब्ट्रैक्शन है तो इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2i आपका j एंड k के पास नहीं जाता, राइट। तो 2i कहां, ये जाएगा i के पास, तो 2i माइनस 2i चला गया, 2j माइनस j कितना होगा, j कैप, फिर क्या है 4k प्लस 2k, कितना 4 2 6, तो दिस इज 6k कैप, हो गया काम। अभी नहीं हुआ, अभी तो आपने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अभी जो इन्हें पूछा है वो क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और इसका नाम हमने रखा है c वेक्टर, तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर, और ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बेसिकली c कैप चाहिए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c वेक्टर का मतलब है c कैप, और c कैप क्या होता है, c वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c। c वेक्टर कितना है आप लोगों का, j प्लस 6k कैप। अच्छा यार j और i बिल्कुल सही से बनाए वरना आप लोग ही कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये मिल रहा है आप लोगों को, कितना मिला, j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाय रूट 37, राइट। अब ये तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अलग अलग कर दो। अब अंडर रूट 37 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलने वाला, मतलब आप उसे अंडर रूट 37 ही लिखने वाले हो, ठीक है। तो इसका तो हमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली लिखो अंडर रूट 37 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 37 के कैप, ये रहा आपका क्वेश्चन। इजी है, तो बस आपको वेक्टर में जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा काम करना है। एक दो चीज आपको समझ लेना है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो कुछ भी बोला है पहले वो सॉल्व करो और फिर उसका कैप निकाल दो, खत्म कहानी। क्लियर है ये, चल सकते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 को देखिए आप लोग, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। फिर से क्या बोल रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, राइट, वेयर पी एंड क्यू हैव कोऑर्डिनेट्स 508 एंड 332। ये पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। आप कहोगे मैम पी क्यू वेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले देख लो यहाँ पे एक बार, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5 0 8 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 3 एंड 2। ओके, क्या चाहिए इनको, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, मतलब आपको बेसिकली पी क्यू कैप चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या है, पी क्यू कैप। और ये क्या होता है, ये होता है पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ये भी हमने डिस्कस किया है। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखो यहां वेक्टर जो आपको बनाना है उसका नाम है पी क्यू। क्यू टर्मिनल पॉइंट है, पी इनिशियल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट किया जाता है वेक्टर बनाने में। तो यहां पे Q के कोऑर्डिनेट्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे P के कोऑर्डिनेट से और फिर आपको मिलेगा PQ वेक्टर, यानी कि 3 - 5 दैट इज -2i, 3 - 5 -2i प्लस 3 - 0 3, आप यहां लिखेंगे 3j कैप प्लस 2 - 8 -6 और ये आ गया आपका 6k कैप। ये बात क्लियर है। अगर पी क्यू वेक्टर बनाना है और पी एंड क्यू नाम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, तो क्यू वाले पॉइंट से पी वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पी आपका इनिशियल होता है, यहाँ पे क्यू आपका टर्मिनल होता है। तो टर्मिनल माइनस इनिशियल किया जाता है, तो दिस माइनस दिस एंड सो ऑन, आपको मिल जाएगा पी क्यू वेक्टर। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, मतलब हमारे पास ये आ गया। अब हमें सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है। आ जाओ एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन इसका। सो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस -6 का स्क्वायर कितना, 36। ओके, तो ये कितना आ रहा है आपका 7। अगेन प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड आपकी लेंथ है। सो 40 एंड 49 मतलब 7। ओके, तो मैग्नीट्यूड आपके सामने 7 आ गया। अब बारी है पी क्यू कैप की, क्योंकि वो ही तो यूनिट वेक्टर है। तो पी क्यू कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। तो हमारे पास कितना आएगा, पी क्यू कैप इज इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। डिवाइड कर दो इसे मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड है 7। चाहो तो यही रुक जाओ, अदरवाइज आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसे। ये देगा आपको -2/7i कैप प्लस 3/7j कैप माइनस 6/7k कैप। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए और वेक्टर बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, वेक्टर कैसा है, पी क्यू, तो क्यू वाले से पी को करना है सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। इफ A vector and B vector are the position vectors of A and B, तो A and B के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आपको याद है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर, उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है जिसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन हो। मैम ये सब क्या बनाया है, ये मैंने एक्सिस बनाया है, राइट। ये क्या है, एक्सिस, ये सीधी लाइन है, राइट। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो और फाइनल या टर्मिनल पॉइंट तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट ही होने वाला है, एक्स वाई जेड वगैरह। ठीक है, क्लियर है ये पोजीशन वेक्टर। जैसे ही आप सुनो तो आपको ये चीज बस क्लिक करनी चाहिए कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, दैट्स इट। अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाती है फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, बस। राइट, आ जाओ। अब ये कह रहे हैं कि ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी। मतलब जो आपका ए वेक्टर है ना, ओके, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी है, मतलब कि ओ ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। डायग्राम से समझे क्या इसको? डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज ओरिजिन, यहां से कोई पॉइंट जा रहा है ए, तो ये जो ओ ए है इट इज अ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से इसका इनिशियल पॉइंट है। तो इन लोगों ने आपको बता दिया है कि जो ए है ना उसका पोजीशन वेक्टर है ए कैप, ए वेक्टर। तो आप यहां पे बनाएंगे ए वेक्टर, ओके। उसके बाद बी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब जो आपके पास ए बी वेक्टर होगा उसका नाम है बी वेक्टर। बस एक नाम दे दिया है, ओके। तो ये भी ओ से ही स्टार्ट होगा, इसका नाम बी है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी इन बी ए produced such that BC is equal to 1.5 of BA। अच्छा, तो इन्हें पोजीशन वेक्टर चाहिए किसी पॉइंट C का। सपोज ये एक पॉइंट C है, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो अब चाहिए तो हम बोल देते हैं कि वो स्मॉल c है। बेसिकली OC को हमने क्या बोल दिया? स्मॉल c बोल दिया। ऑफ अ पॉइंट C, इस पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर चाहिए। और ये पॉइंट कैसा है कि जब आप BA को प्रोड्यूस करते हैं, जब आप BA को प्रोड्यूस करते हैं सच दैट BC इज इक्वल टू 1.5 ऑफ BA, तो ये जो BC है ना इट इज 1.5 ऑफ BA, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो डायग्राम से ये रफ डायग्राम है, एक हल्की सी नॉलेज आपको मिल गई है कि A, B एंड C ये जो वेक्टर्स है इनकी शुरुआत हुई है ओरिजिन से, राइट। हमें तो C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता दो, मतलब स्मॉल c की वैल्यू चाहिए, इतनी सी बात है। और सीधे सीधे इन लोगों ने क्या बोल दिया है, इनने एक हमें हल्की सी हिंट दी है कि जो BC वेक्टर है ना दैट इज 1.5 ऑफ BA। ये एक हल्की सी आपको यहाँ पे हिंट दिया है। तो अगर इस डायग्राम को फिर से अच्छे से बनाएं तो ये कैसा है, कुछ इस तरीके से ना, अगर रीड करो आप इसे तो दिस इज O, ये आपका B है, ये आपका A है और ये आपका C है। थोड़ा सा इसको सीधा बनाते हैं सो दैट डायग्राम ढंग से बन पाए। वैसे अगर डायग्राम पे नहीं भी जाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज O, ये B, ये आपका A वेक्टर और ये कौन है, ये आपका C वेक्टर है। हमारे पास इसका नाम है B, हमारे पास इसका नाम है A और हमें इस C की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब BA को प्रोड्यूस किया जाता है ना, BA को जब आप प्रोड्यूस करते हो तब आपके पास ये C पॉइंट आता है, ऐसा कुछ बोला गया है, ओके। और क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो BC है, ये पूरी लोकेशन BC ये कैसी है, इट इज 1.5 ऑफ BA। एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन की हेल्प से आप इस पोजीशन वेक्टर C तक पहुंचने वाले हो। एक हल्का सा रफ फिगर बस अपने दिमाग में रखो कि कहां कहां पे आपके वेक्टर्स आए हैं, राइट। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन को देखो आप, तो ये बात तो क्लियर है ना, चाहिए क्या, क्या चाहिए आप लोगों को, आपको C वेक्टर चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, ओके। अब क्या किया जाए, यहां ये जो रिलेशन लिखा है ना इसके हेल्प से ही आप आंसर तक पहुंचने वाले हो फॉर श्योर, तभी दिया है आपको ये। तो हम जरा बात करते हैं कि ये जो BC वेक्टर है ना ये कैसे बना होगा। पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट याद करो कि ये BC वेक्टर कैसे बना होगा। ये BC कैसे बना है, ये बना है OC वेक्टर माइनस क्या, OB वेक्टर। बताओ हाँ या ना, सही बात है क्या। ये BC वेक्टर कैसे बना है, OC माइनस OB से। और ये OC क्या है, OC का नाम हमने दिया है C वेक्टर। तो आप लिख देना लेट OC वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, जिसे हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ C वेक्टर लिख दे। OB वेक्टर का नाम आपने क्या दिया है, B वेक्टर दिया है। तो ये किसकी वैल्यू आपके सामने है, ये आपके सामने BC वेक्टर की वैल्यू है, ओके। अब
अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आए ना और समझ में ना आए कि स्टार्ट क्या करना है, कैसे करना है, तो हमेशा इस रिलेशन को पकड़ लिया करो। रिलेशन को देखो और उसकी हेल्प से आप आंसर तक पहुंचो। यहां क्या लिखा है, बी ए। अब आपको बस इतना सोचना है कि ये बी ए कैसे बना है, ये बी ए वेक्टर कैसे बना है। और इस क्वेश्चन में पूरी कहानी कहां घुमाई है इन लोगों ने, पोजीशन वेक्टर पे। ओके, ये करने के तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये। आप क्वेश्चन देखो, रिलेशन देखो। क्वेश्चन ने कहा है पोजीशन वेक्टर, रिलेशन कैसा है उसे उठाओ। ठीक है, तो बी ए वेक्टर सोचो कि इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखा गया होगा। ये बना होगा आपका ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर से। सही बात है। अब ओ ए वेक्टर का नाम क्या है, ओ ए वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर का नाम क्या है, बी वेक्टर। और ये किसकी वैल्यू आपके सामने आ गई, बी ए वेक्टर की। बी सी वेक्टर को इक्वेशन स्टार नाम दे दो और बी ए वेक्टर को इक्वेशन डबल स्टार नाम दे दो। अब इन दोनों को देखो, अब रिलेशन पिक कर लो। डायग्राम हटाते हैं, डायग्राम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कैसे और क्या क्या गिवन है, क्या चाहिए आपको। ओके, एक बार वो अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब रिलेशन पकड़ो। हमें गिवन है कि BC कैसा है, 1.5 ऑफ BA। यहां वेक्टर बना लें आप। ओके, चलो अब BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू कितनी है, देखो इक्वेशन स्टार को देखो आप लोग, ये है C वेक्टर माइनस B वेक्टर। ओके, 1.5 का मतलब 3/2 होता है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कहां आप मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। BA वेक्टर क्या है आपका, A वेक्टर माइनस B वेक्टर। क्या चाहिए आपको, चाहिए था C वेक्टर। क्या हम नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन से, अब तो सब कुछ आपके सामने, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब एक काम करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, इस 2 को वहां ले जाओ, तो ये बनेगा 2C वेक्टर माइनस 2B वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। ओके, वेक्टर में आप इन क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब क्या करें, C वाले टर्म को यहीं छोड़ो, बाकी ये माइनस 2B वेक्टर को आप वहां ले जाइए राइट हैंड साइड में। तो कितना मिलेगा, 2C वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। इसका क्या नाम है, माइनस 2B वेक्टर। ये बन जाएगा प्लस 2B वेक्टर। जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कर दो। तो ये क्या मिल रहा है, 3A वेक्टर माइनस 3B प्लस 2B कितना, माइनस B। दिस इज माइनस B वेक्टर। हमें तो C चाहिए, ये 2 यहाँ पे था, डिवाइड में रख दो ना, बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड में रख दो। तो आंसर क्या आ रहा है, जो पोजीशन वेक्टर चाहिए था C पॉइंट का, दैट इज स्मॉल c, जिसे हमने अज्यूम करने के लिए कहा था कि लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट C बी स्मॉल c वेक्टर, तो वो आ गया आपके सामने 3A वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो जो भी रिलेशन आपको गिवन था उस रिलेशन का हेल्प लो, आगे चलते चलो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन 5 देखिए, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू चाहिए। ओके, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और कंडीशन गिवन है कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर है। कैसे पॉइंट्स है, कोलिनियर है। तो वेक्टर में जब कोलिनियर का कंसेप्ट आता है तब उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। सी, आपके पास 3 पॉइंट है, इनके नाम लिख लो पहले, फिर बताती हूं मैं। नाम क्या है इनका, k माइनस 10 और ये रहा 3। दूसरे पॉइंट को आप b नाम दे दो और इसका नाम है 1 माइनस 1 एंड 3। सी पॉइंट क्या है आपका, 3 5 एंड 3। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो ABC है ना, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तब हमारे पास जो मेथड है दैट इज कि आप पहले AB वेक्टर निकाल लो और AB वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC कर दो। राइट, AB वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ BC वेक्टर कर दो, या फिर और आप चाहे किसी एक वेक्टर को फिक्स करो AB वेक्टर और लैम्डा टाइम्स ऑफ AB हो गया AC कर दो।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो कंडीशन आपके पास ये होती है, ए बी वैक्टर निकालें आप, बी सी वैक्टर निकालें और इसका लैम्डा टाइम्स कर दो। तो ये कंडीशन आप लेके चलोगे। मतलब देखो यहाँ ना लैंग्वेज में कह दिया गया था कि वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब कोलिनियर बोल दिया है मतलब आप ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी लेके चलोगे। राइट, क्लियर है ये कहानी। तो जैसे ही कोलिनियर बोला तो आपको क्या करना है, ए बी वैक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर, ये कंडीशन आप लेके चलेंगे। अब हमारे पास तो सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, हमें ए बी वैक्टर चाहिए और हमें पहले बी सी वैक्टर चाहिए। तो आ जाओ ए बी वैक्टर बनाते हैं। सो ए बी वैक्टर अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, राइट, जब आपके पास ऐसे पॉइंट्स गिवन है और फिर वेक्टर बनाना है तो क्या करते हैं हम, जो टर्मिनल पॉइंट है टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं। मतलब बी वाले पॉइंट्स को आप ए वाले पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करोगे। राइट, तो बी वाला पॉइंट क्या है, 1 -1 3 और ए वाले पॉइंट्स हैं k -10 एंड 3। तो इनको करस्पॉन्डिंग करके आप करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि आपको मिलेगा 1 - ki, क्योंकि b लिखा है ना, ए बी जो टर्मिनल होता है पहले उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। राइट, कैप बना देना i के ऊपर, प्लस फिर क्या लिखा है -1, तो -1 और ये क्या है -10, मतलब कि ये हो जाएगा +10 और यहाँ आप लिखेंगे j। उसके बाद फिर से प्लस बनाए, 3 -3 मतलब 0, तो दिस इज 0 k कैप। क्लियर है ये पॉइंट, आपके पास ए बी वैक्टर आ गया। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो और देख लो क्या बन जाएगा, -1 + 10 ऑफ कोर्स 9 दे देगा आपको, ये हटाओ इसे यहाँ से और यहाँ पे 9j कैप लिख दो। अब k तो है ही नहीं, 0 × k आपको 0 ही दे देगा। तो ये रहा आपका ए बी वैक्टर। हम कोलिनियर की जो कंडीशन ले रहे हैं वो है ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी। अब बी सी वैक्टर फाइंड कर लो आप। तो बी सी वैक्टर क्या होगा, बी सी वैक्टर विल बी सी वाले पॉइंट को आप बी वाले पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट क्या है यहाँ पे सी, आप देख लो यहाँ पे बी सी, तो सी वाला पॉइंट माइनस बी वाला पॉइंट, तो सी पॉइंट क्या है 3, सो 3 - 1 और यहाँ लिखेंगे आई कैप। उसके बाद 5 बीच में प्लस बनेगा, फिर 5 -1 तो 5 + 1 यहाँ बनाओगे जे कैप। उसके बाद प्लस 3 अगेन -3 तो ये क्या हो गया 0, तो दिस इज 0 k कैप। इसे ओके मत पढ़ना, ये 0 × k लिखा है एंड 0 × k क्या हो जाएगा 0, तो उसे हटा दो। राइट, 3 - 1 2, यहाँ क्या लिखोगे आप, सिंप्लीफाई कर लो, 2i कैप। 5 + 1 ऑफ कोर्स 6, तो यहाँ लिखेंगे 6j। तो आपके पास ए बी वैक्टर और आपके पास बी सी वैक्टर आ गया है। पॉइंट्स कैसे थे, कोलिनियर, कंडीशन तो हमको याद है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लेके चलेंगे ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या है आपका 1 - k i कैप प्लस 9 j कैप इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर। अब ये बी सी वैक्टर क्या है आपका 2i प्लस 6j। यहां तक सब ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उन्हें कैसे कंपेयर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो i का कोएफिशिएंट है और इज इक्वल टू के इस साइड जो i का कोएफिशिएंट है उन्हें आप इक्वेट करोगे। सिमिलरली j के कोएफिशिएंट और जो j का कोएफिशिएंट होगा उसे आप इक्वेट करेंगे। तो कंपेयर करके या इक्वेट करके आपको मिलेगा कि 1 - k इज इक्वल टू 2 लैम्डा, राइट, एंड साथ ही साथ 9 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, लैम्डा इंटू 6 लैम्डा। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो लैम्डा कितना आ रहा है 9/6, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, 3 2 6 3 3 9, ओके। तो लैम्डा कितना आया आपके पास, लैम्डा आ रहा है 3/2। अब यहाँ पे लैम्डा की जगह पे 3/2 सब्स्टिट्यूट करो और इनको क्या चाहिए था k, और k तक पहुंच जाओ, राइट। सो 1 - k इज इक्वल टू 2 × लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका 3/2, तो यहाँ लिखेंगे आप 3/2।
2 2 गया आपका, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू 3, सो माइनस के इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो के इज इक्वल टू -2। ये रहा आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, राइट? तो यहां पे हमने क्या सीखा कि जब आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप क्या कंडीशन लेके चलोगे, या तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी ले लो, या तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी ले लो, राइट? तो यही कंडीशन, मतलब कोलिनियर बोल दिया, कंडीशन आपको ये लेनी है। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है जो हमने अभी डिस्कस किया। सबसे पहले तीनों पॉइंट्स को लिखो, ए बी की वैल्यू निकालो। आपको पता है कि जब भी पॉइंट्स गिवन है और ए बी नाम का वेक्टर बनाना है तो बी वेक्टर को ए वेक्टर से, बी पॉइंट को ए पॉइंट से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? और ऐसे ही हमने बी सी में किया, सी वाले पॉइंट को बी वाले पॉइंट से सब्ट्रैक्ट किया, फिर कंडीशन लगा दी। और फिर जो यहाँ पे एक नई चीज आपने सीखी वो ये है कि वेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। जब वेक्टर्स आपके इक्वल हैं तब क्या किया जाता है, सो आई वाले पॉइंट्स जो हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे जे वाले पॉइंट्स को। लैम्डा फाइंड किया और फिर हमने के फाइंड कर लिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आई होप ये क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 को देखो, अ वेक्टर आर is inclined at equal angles to the 3 axes, x y z 3 एक्सेस है। तो ये जो वेक्टर r हम बना रहे हैं, राइट? अभी एक हल्का सा एक रफ फिगर आप इमेजिन कर लो, एक रफ फिगर इमेजिन करो इस क्वेश्चन में। यहाँ पे y एक्सेस बना लो, यहाँ z बना लो और यहाँ x बना लो। आपने ये एक्सेस ऐसे फिक्स कर लिया है, ओके? क्या बोल रहे हैं ये लोग कि एक वेक्टर r है, सपोज ये रहा कहीं पे। अब 3D फिगर है ये, तो इमेजिन करो कि ठीक है कोई वेक्टर आर जा रहा है। ये वेक्टर आर कैसा है, इंक्लाइंड है एट इक्वल एंगल्स विद डिफरेंट एक्सिस। ये जो 3 एक्सिस है ना, इससे ये इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब यहाँ ये जो अल्फा बनता था, ये जो बीटा है वाई एक्सिस के साथ, और ये जो गामा है, राइट? आप पोजीशन वेक्टर, ये जो आर है, दिस आर वेक्टर, ये क्या कर रहा है, इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस पे। मतलब अल्फा, बीटा एंड गामा ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो आर वेक्टर आप बना रहे हो ना, ये तीनों एक्सिस से कैसा है, इक्वली इंक्लाइंड है। सो अल्फा, बीटा एंड गामा आपस में क्या है, दे आर इक्वल। ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज 2√3, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मतलब ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2√3 यूनिट्स। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर वेक्टर बता दो, आर वेक्टर बता दो हमें क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, राइट? क्लियर है क्वेश्चन? तो हम जानते हैं कि मान लो ये कोई पॉइंट पी रहा होगा, ये जो आर है ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया, और इसके पॉइंट सपोज एक्स वाई जेड है, सपोज किसी पॉइंट पी के, जिसके लिए ये आर वेक्टर आपने बनाया है, इसके पॉइंट है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है कि जो आर वेक्टर है वो तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है। अब जितने भी कंसेप्ट आपने वेक्टर्स में पढ़े हैं ना, वो यहाँ पे यूज होने वाला है, तो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। सी, अल्फा, बीटा एंड गामा ये आपस में बराबर है, मतलब इनका जो हम कॉस लेंगे, राइट? इनका जो कॉस लेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये भी आपस में बराबर होंगे। यस और नो? बिल्कुल यस है, ठीक है। अब ये जो चीजें हमें फाइंड करनी है जो गिवन है, इनको हटाओ यहाँ से, इनके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। चलो यही लिख लेते हैं अपन। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिया है कितना, 2√3, और हमसे पूछा जा रहा है आर वेक्टर, ठीक है? ओके, अच्छा अब याद करो जरा, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होते थे, याद करो, डायरेक्शन कोसाइन, और इनको ही तो हम रिप्रेजेंट करते थे एल, एम और एन से। याद आया? सही बात है। अब एक कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी जो ये कहती थी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका 1 होता है, याद है, राइट? फिर इस क्वेश्चन में तो एल, एम, एन आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो आप एम और एन की जगह पे एल ले लो, ठीक है? तो दिस इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड ये आ रहा है आपका 1 के बराबर। तो बेसिकली यहां से एल स्क्वायर कितना आ रहा है, 1/3। तीनों को ऐड कर लो,
3l² इज इक्वल टू 1, तो l² इज 1/3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें l चाहिए, तो l कैसे मिलेगा, यहाँ पे लगाओ अंडर रूट और साथ में आएगा प्लस माइनस, तो आपको l की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये अगर l है तो m भी यही है, n भी यही है, क्योंकि ये आपस में इक्वल गिवन है, राइट। ठीक है मैम, इतना तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा था r वेक्टर बता दो। अब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, r वेक्टर चाहिए ना, डायग्राम हटा सकते हैं अपन, डायग्राम का काम खत्म हो गया। अब सुनो, हमें पता है कि जो आर कैप होता है ना, आर कैप वो क्या होता है, आर कैप आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर होता है, ये चीज हम जानते हैं, राइट। अच्छा, आर वेक्टर कैसे बनता है, याद करो, आर वेक्टर बनता है आपका xi प्लस yj प्लस जेड की। सपोज हमें आर वेक्टर ही चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, आर वेक्टर, तो आप एक काम करो, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z की। एक बार अगर आप लोगों ने x, y एंड z की वैल्यू बता दी, फिर तो आर वेक्टर आपके सामने ही है। हमसे कहा गया है आर वेक्टर फाइंड करो, हमने कह दिया कि लेट आर वेक्टर बी xi प्लस yj प्लस z की। आपको अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में x, y, z की वैल्यू चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम जो पढ़कर आए हैं उस पे जरा सा जोर डालते हैं। आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सही बात है, आर वेक्टर को हमने xi प्लस yj प्लस z के लिखा। मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मतलब होता है x² प्लस y² प्लस z² अंडर रूट, राइट। और इसको ही हम अलग अलग लिख देते थे, अलग अलग राइट करते थे या नहीं, देखो ऐसे, तो ये बनता था आपका आर कैप कितना, x/√x² प्लस y² प्लस z², इसका साथ में है i कैप प्लस y/ हमने मैग्नीट्यूड को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, x² प्लस y² प्लस z², यहाँ लिखेंगे आप j कैप प्लस z/ वही सेम कहानी x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ आप लिखेंगे k कैप, राइट। अब जरा याद करो फॉर्मूलेज, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट कम से कम तो आप देख ही लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 3D में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो चीज होती है ना, ये इसको L कहते हैं, याद करो, इसे क्या कहते हैं, L कहते हैं, राइट। और ये जो है इसे m कहते हैं, और यहाँ पे z/√x² प्लस y² प्लस z² को हम n कहते हैं। तो ये l है, ये m है और ये n है, ठीक है, ये बात ठीक है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं कि जो l है आपका, l वो क्या है, देखो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो l है, राइट, l दैट इज इक्वल टू x/√x² प्लस y² प्लस z², और ये क्या होता है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ r है, तो इसे आप इस तरीके से लिख दो कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ r, l इज इक्वल टू x/r, राइट। इसी तरीके से m क्या होगा, y/r, और इसी तरीके से n क्या होगा, z/r, ठीक। अब x, l की वैल्यू कितनी थी, l की वैल्यू थी प्लस माइनस 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन ये r क्या है, मैग्नीट्यूड, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि मैग्नीट्यूड कितना है, रीड कर लो एक बार, मैग्नीट्यूड है 2√3, तो यहाँ पे इस r की जगह पे हम लिखेंगे 2√3, शिफ्ट करो और x तक पहुंचो, तो दिस इज प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √3, और ये रहा आपका x, क्योंकि हमने कहा था कि लेट द वेक्टर r बी xi प्लस yj प्लस z के, और हमारा टारगेट था कि कैसे भी करके x y z मिल जाए। तो देखो x तो मिल गया, x कितना आ रहा है, √3 चला गया यहाँ से, तो x आ रहा है प्लस माइनस 2। सेम कहानी यहाँ पे भी है, आने वाली है, m भी कितना है आपका प्लस माइनस 1/√3, क्यों, क्योंकि l बराबर है m से और m बराबर है n से, तो दिस इज इक्वल टू y/2√3, मतलब आपको y मिल रहा है प्लस माइनस 2। एंड सिमिलरली इधर भी वही काम होने वाला है,
n कितना है +-1/√3, z है और r आपका 2√3 है, यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, राइट। तो z कितना आ गया आपका, z आ गया +-2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। अब क्या करना है, r वेक्टर बनाना है। तो r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर आपका आएगा xi, तो x क्या है +-2i कैप +-yj कैप, y क्या है 2, तो +-2j कैप एंड सिमिलरली +-2k कैप। तो ये रहा आपका r वेक्टर। आई होप ये पूरी कहानी क्लियर है, राइट। क्लियर है ये सब कुछ। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखो हमने स्टार्टिंग कैसे की, पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसे एक फॉर्मूला बन रहा है, कैसे आप x y z तक पहुंच रहे हो और फिर आप अपने वेक्टर को बना रहे हो, राइट। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 पे आओ। अ वेक्टर r हैज मैग्नीट्यूड 14, ओके, मतलब हमें गिवन है कुछ इस तरीके से चीजें। वेक्टर r की मैग्नीट्यूड कितनी है 14, मतलब मॉड, या फिर इस तरीके से वेक्टर के लिए हम जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होता है, तो दिस इज r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 14, राइट। डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -6 है, तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ना, तो लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। ये कौन है, dr, मतलब डायरेक्शन रेशियोज, ओके। हमें r वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है 14 और ABC नाम के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है जिनका नाम है 2 3 एंड -6। आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए एंड कंपोनेंट्स ऑफ r वेक्टर चाहिए, मतलब x y z। गिवन दैट r मेक्स एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी एंगल बनेंगे वो पॉजिटिव होने वाले हैं। r वेक्टर कैसे एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, मतलब पॉजिटिव एंगल्स आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डायरेक्शन कोसाइन और साथ ही साथ r वेक्टर बनाना है। ये दो काम आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो ये तो बहुत ही इजी है। जब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन तक जाना है तो क्या करते हैं, याद करो, आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन पे आ जाओ। हम जानते हैं कि जो L होगा वो क्या होने वाला है, a/√a² प्लस b² प्लस c²। ये डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में एक रिलेशन है, राइट। तो a/√a² प्लस b² प्लस c² ये आपका L होगा। और a कितना है फाइंड ही कर लो आप लोग। a कितना है 2/√a² मतलब 4, b² यानी कि 9, -6 का स्क्वायर मतलब 36, राइट। तो आपको कितना मिल रहा है, ये 49, √49 मतलब 7, तो 2/7। क्लियर है ये बात। तो L पहला डायरेक्शन कोसाइन कितना आया 2/7। फिर चलो M पे, M क्या होगा, b/√a² प्लस b² प्लस c²। कितना आएगा, b कितना है आप लोगों का 3, तो 3 ये तो चीज आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो यहाँ पे, दिस इज 49 मतलब कि 3/7। सो m डायरेक्शन कोसाइन कितना आ रहा है 3/7। L M। अब बात आती है n पे, तो n क्या होगा, n होगा आपका c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो c कितना है यहाँ पे -6, तो आप लिखेंगे -6 √49। √49 मीन्स 7, तो -6/7। तो ये आ गए आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो कितने डायरेक्शन कोसाइन है L M N, और ये कितने आए हैं 2/7, फिर 3/7 एंड -6/7। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप DC तक तो पहुंच गए, डायरेक्शन कोसाइन का काम खत्म। अब बात आती है R वेक्टर बनाना है, राइट। R वेक्टर कैसे बनाओगे, तो R वेक्टर तक पहुंचना है तो हम कह देते हैं कि काम करो, लेट R वेक्टर बी xi प्लस yj प्लस zk।
राइट, आर वेक्टर को हमने ऐसा कह दिया। अब एक बात सुनो, एक रिलेशन होता है आपके जो एल एम एन है, डायरेक्शन, कोसाइन और मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बीच में एक रिलेशन होता है जिसके थ्रू आप आर वेक्टर तक पहुंच सकते हो। वो रिलेशन पहले कैसे आया एक बार उसको देख लो, फिर हम उसे क्वेश्चंस में लगाएंगे। राइट, आप क्या जानते हो कि आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना, अभी आपने सॉल्व किया था। और जब आपको ऐसा मिलता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीट्यूड और सिमिलरली यहाँ मैग्नीट्यूड, तो ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये एल है, अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये एम, और यहाँ पे ये क्या होती है, एन होती है ना। तो बेसिकली आर कैप क्या होता है? अगर आर कैप को थोड़ा और अच्छे से हम लिखना चाहें तो आर कैप को अभी जो हमने डिस्कस किया उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि दिस इज एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। लिख सकते हैं क्या? ये बिल्कुल लिख सकते हैं। राइट, ये आपका आर कैप हो गया। अब अगर आर कैप आपके पास ये आ गया, मतलब इसको हटा सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू दिस, सही बात है। आर वेक्टर चाहिए तो आर वेक्टर कैसे मिलेगा आपको? आर वेक्टर मिलेगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ आर का। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपको डायरेक्टली आर वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस रिलेशन को आप लिख लो। ये रिलेशन कैसे आया एक बार मैंने आपको वो क्लियर किया, अब आपको ये हमेशा याद रहेगा कि आर वेक्टर क्या होता है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। एल एम एन कौन है? डायरेक्शन कोसाइन, उसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ आर का। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और बनाते हैं अपन आर वेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स आई वाई जे जेड के लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लोगे। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू एल, कितना आया था आप लोगों का? एल कितना था? 2/7, 3/7 माइनस 6/7। सो 2/7, 3/7 माइनस 6/7, ये आपके एल एम और एन आ गए। यहां लिख दो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप। ये हमने एल एम और एन लिखा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है मैग्नीट्यूड ऑफ आर का। इसीलिए ये जो क्वेश्चन वाले होते थे ना, आपको पहले ही बोल देते थे कि देखो जो आर वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड 14 है, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं आप जाके इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड कितना है? 14। यहाँ पे कर दो आप 14 से मल्टीप्लिकेशन, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा ये 14, तो आपको क्या मिलेगा? फाइनली जो आर वेक्टर आपके सामने आएगा वो क्या होने वाला है? 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा 4, 4 आई कैप, फिर 7 1 7 2 2 3 जा 6, दिस इज 6 जे कैप, और यहाँ पे 7 1 7 2 6 2 जा 12 माइनस की 12 के कैप। ये रहा आपका आर वेक्टर। तो हमने बहुत ही आसानी से डायरेक्शन को साइन फाइंड किया और फिर देख लिया कि अगर डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास है और मैग्नीट्यूड है तो आर वेक्टर हम कैसे बना सकते हैं, हमने वो भी फाइंड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इन दोनों से। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले तो हम उस वेक्टर को फाइंड करने वाले हैं जो परपेंडिकुलर है इन दोनों से। तो इसमें क्या होता है, देखो आप लिखेंगे यहां लेट सी वेक्टर बी द वेक्टर विच इज क्या, which is perpendicular to this vector, इसका नाम है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, एंड दूसरा नाम कौन है 4i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप।
ओके तो हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। पहला तो हम उस वेक्टर को ढूंढेंगे जो इन दोनों से कैसा है, परपेंडिकुलर है, और उसके बाद हम उस वेक्टर को फाइंड करेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड 6 होगी और वो इससे परपेंडिकुलर है, राइट। तो लेट्स सी बी द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब जब परपेंडिकुलर वाला केस आता है तब उसमें किया जाता है ये काम, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इस तरीके से आप फाइंड करते हैं एक ऐसा वेक्टर जो इनसे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने सीधे कह दिया कि एक काम कर लो आप, ए वेक्टर है आपका 2i राइट माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये आपका कौन हो गया, ए वेक्टर। बी वेक्टर आप ले लो, क्या बी वेक्टर है आपका 4i कैप माइनस जे कैप और ये है प्लस 3k कैप। हम कह रहे हैं कि लेट सी बी द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, हमने ऐसा कह दिया कि सी एक वो वेक्टर है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आपको जो सी वेक्टर मिलेगा ना, वो कैसे मिलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहां देख लो आप लोग। तो सी वेक्टर हमें मिलेगा जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, आई जे एंड के। यहाँ पे ए वेक्टर के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं आप लिख लो, मतलब 2 -1 2। बी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स है उसे लिखो 4 -1 एंड 3। इसे आप सॉल्व करें तो आपको सी वेक्टर मिल जाएगा जो ए एंड बी से कैसा है, परपेंडिकुलर है। ओके तो सॉल्व कर लो। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, यहाँ पे कैप बना लेना, आई जे एंड के। आई कैप हाइड करो, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन -3 प्लस 2 और यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, आई मैंने पहले लिख दिया है, राइट। उसके बाद माइनस का साइन, फिर बनेगा जे कैप। आप इसे और इसे हाइड करेंगे, 2 3 ज़ा आप लिखेंगे 6 माइनस 4 2 ज़ा 8। ओके अब के की बारी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, प्लस के ब्रैकेट ओपन करें, पहली रो थर्ड कॉलम को हाइड करो, 2 इंटू -1 -2, बीच में लगता है माइनस, 4 इंटू -1 तो ये बन जाएगा +4, राइट। आपको सिखाया था ना मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस रूल को हम फॉलो करके इसे सॉल्व कर देंगे। अब देखो तो सी वेक्टर कितना बन रहा है, सी वेक्टर बन रहा है आपका माइनस आई कैप, 6 - 8 -2 -2 इंटू माइनस प्लस, तो +2 जे कैप और ये बनेगा आपका +2 के कैप, राइट। ये रहा आपका सी वेक्टर। अब क्वेश्चन सुनो, अभी तो हमने उस वेक्टर को फाइंड किया है जो परपेंडिकुलर है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उस वेक्टर को फाइंड कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब अब हमें यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हमें सी कैप फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू दैट, मतलब उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए वो, राइट। और मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, वो 6 बोल रहा है, मतलब सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 का, ओके तब आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा उन दोनों से और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 6 होगा। सो बेसिकली आपको यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू देम, ओके। तो ये क्या आएगा, देखो इसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, सी वेक्टर क्या है, यहां पे आप लिख लो -i कैप +2 जे कैप +2 के कैप डिवाइडेड बाय √1 + 4 + 4 मतलब 9 मतलब 3, तो 3 और यहाँ लिखा है 6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, इसे हटाओ, यहाँ लिखेंगे हम क्या, 2, यहाँ लिखा हमने 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो हर एक टर्म से, तो आपको वो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और वो उस डायरेक्शन में है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो ये आ रहा है -2i कैप +4j कैप +4k कैप। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। ये डिवाइड में नहीं है, डिवाइड में मत समझना, आप आगे आ चुके हो, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है।
क्लियर है क्वेश्चन? तो जब भी परपेंडिकुलर बोले, एक ऐसा वेक्टर जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सी वेक्टर आपको चाहिए जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब होता है आपको ए क्रॉस बी निकालना है, यहाँ पे वो साइन नहीं लगाने थे, राइट? तो सी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी कैसे मिलता है? आपको इस मेथड से मिलता है, राइट? क्लियर है क्वेश्चन? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है, एक काम करो, पहले तो इस वेक्टर का नाम आप ए दे दो और यहाँ लिख लो क्या है ये, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ओके। एंड बी वेक्टर क्या है आपका? बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। ये हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख लिया। अब हमें चाहिए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट? तो ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये a डॉट b कैसे मिलता है? देखो यहाँ पे a वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ओके। डॉट, यहाँ डॉट बार बार मैं क्यों स्ट्रेस डाल रही हूँ आपको पता है, क्योंकि दो टाइप के प्रोडक्ट आपने पढ़े, एक स्केलर प्रोडक्ट एंड एक डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इनटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a कैसे मिलता है? अंडर रूट, और a में जो i, j एंड k के कोएफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे मिलेगा? b वेक्टर में i, j, k के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर प्लस 1, राइट? अब इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, ये डॉट प्रोडक्ट कैसे मिलने वाला है आप लोगों को? सो cos थीटा इज इक्वल टू i वाले का मल्टीप्लिकेशन i वाले से होता है, इतना याद रखो बस। j वाले का मल्टीप्लिकेशन j वाले से होगा और k वाले का मल्टीप्लिकेशन k वाले से होगा, बस इतनी सी बात आप याद रखेंगे। सो 2 इंटू 3 आपको दे देगा 6 और i इंटू i 1 होता है। सिमिलरली आगे चलो, -1 इंटू 4 -4, j इंटू j 1, j डॉट j वो ज्यादा सही रहेगा बोलना, राइट? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होना चाहिए कि i डॉट i या j डॉट j या फिर k डॉट k, ये तीनों क्या होते थे? 1 होते थे। इनका प्रोडक्ट खुद से ही किया जाए तो आपको 1 मिलता था, राइट? आगे आ जाओ फिर, +1 -1 मल्टीप्लिकेशन -1, k इंटू k, k डॉट k 1, राइट? डिवाइडेड बाय ये कितना बना? 4 5 6, अंडर रूट 6 को मैं अंडर रूट 6 ही लिख रही हूं। आगे चलो, ये कितना बना? 9 + 1 10, 36, 9 + 1 10 16, तो यहाँ पे 36 आ रहा है, चलो ठीक है आने दो। तो ये क्या मिला आपको? 6 - 4 - 1 यानी कि 1/√6, मतलब हम √3 और √2 लिख सकते हैं। 36 को हम 6 लिख सकते हैं, 36 को हम 6 लिख सकते हैं। 36 ही बना, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 9 16 1, 9 + 1 10, 10 + 16, 10 + 16 कितना आया? ये 10 + 16 26, 36 कहाँ से आ गया? यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 26, यहाँ क्या लिखेंगे आप? 26। तो अंडर रूट क्या है ये? 26। थोड़ा सा इसे ब्रेक कर लें अपन, थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं ना इसको। तो दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 √3, और 26 को आप लोग क्या लिखोगे? 2 इंटू या फिर 13 इंटू 2 लिख सकते हो ना ऐसे, 13 √13 इंटू √2, इस तरीके से आपको √26 मिल जाएगा, ओके। √2 इंटू √2 2 बन गया,
तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड 13 इंटू 3 इज √39, ये √39। अब सही है, तो थीटा कितना मिल रहा है आप लोगों को? थीटा मिल रहा है cos इनवर्स 1/2 √39, दैट्स इट। क्लियर है? यहाँ एडिशन देख लेना, 2060 था वो। ओके तो जब आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तब फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है क्वेश्चन? तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है, तो आपको शो करना है कि ये जो है आपस में बराबर है। मतलब कौन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये गिवन है, यहां तक पहुंचो। ये आपका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि इसी रिजल्ट को राइट ये जो आपको शो करना है, इसी रिजल्ट को आप लोग ज्योमेट्रिकली शो करके बताओ। राइट तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। पहला ये, इसे सॉल्व करो। दूसरा क्या है कि इस ही रिजल्ट को आप लोग ज्योमेट्रिकली बताओ। तो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन को एक एक करके। सबसे पहली बात ये है कि आपको गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये आपकी इक्वेशन 1 है। यहां से आप एक काम कीजिए, ए वेक्टर को अकेला रखो और बाकी इन दोनों वेक्टर्स को आप शिफ्ट कर लो। तो ये क्या बना? माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। राइट अब क्या करें आप? नेगेटिव का साइन कॉमन लोगे। नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यहां तक सब ठीक है? इसके बाद आप देखो कि शो दैट में क्या लिखा है। शो दैट में अगर इस पहले वाले टर्म को आप देखते हो तो ए वेक्टर के साथ क्रॉस किया है बी वेक्टर का, तो ए वेक्टर तो आपके पास आ गया। राइट यहां पे ए वेक्टर तो लिखा है। अब आप दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर से, तभी तो ये ए क्रॉस बी बनेगा। राइट तो जैसा आपको लेके आना है शो दैट में, अब वैसा देखते चलो और जिस चीज की कमी है वो चीज वहां पे लेके आ जाओ। इतना ही आपको काम करना पड़ता है। ओके तो यहां पे हमने देखा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, तो दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आप लोग बी वेक्टर से। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ये रहा आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे बी वेक्टर का। दोनों साइड आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी वेक्टर से। अब क्या होगा? अब देखो, दिस इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, करो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। राइट माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके सामने आ गया। ओके अब देखो, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहां लिखेंगे और ये रिजल्ट को लेके आ जाओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी आपकी? 0 इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो, आप लोग क्या जानते हो कि कभी भी अगर x वेक्टर का क्रॉस y वेक्टर से किया जाता है तो ये बराबर होता है नेगेटिव ऑफ y वेक्टर क्रॉस x वेक्टर। राइट इस तरीके से ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन चला जाएगा और ये रिवर्स में लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। इसे आपने यहां तक लिख के रख लिया और देखो आप लोगों ने ये दो चीज तो इक्वल कर दी है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो तीसरी चीज भी इक्वल करनी है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ठीक है, चलते हैं अपन इक्वेशन 1 के पास, और अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट हम लोग बी वेक्टर को यहां फिक्स रखेंगे और बाकी की जो दो चीजें हैं ये दोनों, इनको यहां शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा? माइनस सी वेक्टर
ओके इसको यहां लेके आए तो माइनस सी वेक्टर, ये प्लस में है तो यहां आएगा तो माइनस ए वेक्टर। ये देख लो आप लोग। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से जा रहे हैं इक्वेशन 1 पे, बी वेक्टर हमने फिक्स किया और इन दोनों को यहां शिफ्ट करके लेकर आए। अब आप जाएंगे अपने शो दैट वाले क्वेश्चन पे। शो दैट ने क्या बोला है कि बी वेक्टर के साथ आप क्रॉस करेंगे सी वेक्टर से। ओके इस बी का क्रॉस किससे हुआ है, देखो यहाँ पे सी वेक्टर से। तो अब आप लोग दोनों साइड क्रॉस लेंगे सी वेक्टर से, तो आपको मिलेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहां से माइनस हमने कॉमन लिया और दोनों साइड क्रॉस प्रोडक्ट लिया है सी वेक्टर का। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और आप लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर से वही कहानी, आप लोग क्या जानते हैं कि जब भी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो। तो ये दोनों तो चले जाएंगे यहां से, क्या बन जाएगा, जीरो। तो इसको मैं यही हटा देती हूं, ये बन गया आपका जीरो। जीरो माइनस समथिंग गिव्स यू समथिंग ओनली। समथिंग क्या है, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब अगेन इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे और कह देंगे कि जब यहां नेगेटिव का साइन आया है और इस नेगेटिव के साइन को हम हटाना चाहते हैं तो आप इसे रिवर्स करके लिख दो, तो नेगेटिव अपने आप ही चला जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके और इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है आप लोगों की इक्वेशन 3। अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अगर हम एक साथ लिख दें तो हमें क्या मिलेगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और यही आपको लेकर आना था, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट में फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आप लिख देना यहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड दोनों को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर था b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर से। और जब इक्वेशन 3 को देखते हो तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर किसके बराबर है, c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर से। तो यहां आप लिख देंगे c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर एंड हैंस प्रूव्ड। ओके तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपने देखा किस तरीके से हम आगे चलते चले इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बस आपको ये देखना है कि गिवन क्या है और शो दैट में क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे टर्म्स आपके शो दैट में थे उस तरीके से हमने इन्हें अकेला किया और फिर हमने देखा कि a का क्रॉस b से था तो हमने क्या कर लिया, a का क्रॉस b से ले लिया और b का क्रॉस किसके साथ है, c के साथ, तो हमने c से इसका क्रॉस कर दिया। फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम आगे चलेंगे, राइट। चलिए जी, सो आई होप आपने ये पूरा लिख लिया है। अब हम आगे चल सकते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है इसे आप जरा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करो। तो ठीक है, सोचते हैं अपन, हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है कहां पे, वेक्टर में। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का। सपोज ये आपका पैरेललोग्राम है, यहाँ पे ये आपका पैरेललोग्राम है, इसका नाम है A, B, C और D। यहां से यहां जा रहा है A वेक्टर और यहां से यहां जा रहा है B वेक्टर। ओके इस तरीके से मान लो ये आपका कोई पैरेललोग्राम है। तो जब आप इसका एरिया लेते थे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सी मॉड्यूलस है, तो यहाँ पे अगर एरो इस तरीके से आ रहे हैं तो नेगेटिव के साथ आता, राइट। तो नेगेटिव का यहाँ पे पॉजिटिव हो ही जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये होता था आपका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। याद आया आप लोगों को, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता था, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड। तो उसकी मैग्नीट्यूड ये हो गई, मतलब मॉड्यूलस के अंदर, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो गया। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सपोज कर लो ये थीटा है, राइट। आपने सपोज किया कि ये थीटा है, ओके।
और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे एक डी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करेंगे, राइट, दिस इज 90, तो मुझे जरा ये बताओ, इसका नाम सपोज आप डीई ले लो, ओके, तो जरा डीई का मुझे मेजरमेंट बताइए आप लोग। इस डीई का मेजरमेंट क्या होगा? हम लोग जानते हैं जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे वहां पे जब कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा जाता था, राइट, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका बी साइन थीटा, ओके, और ये जो बेस था ये बन जाता है आपका बी कॉस थीटा। अभी इससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, ओके, तो ऑफ कोर्स ये डीई क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा, राइट। अब एक काम करो, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वैसे होता क्या है जो आप बचपन में फॉर्मूला पढ़कर आए हो, बेस इनटू हाइट, राइट। हम जानते हैं, चलो हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का नाम क्या है यहाँ पे, ए बी सी डी। ये हम जानते हैं कि ये तो बेस इनटू हाइट होता है, राइट। यहाँ पे बेस क्या है इस पैरेललोग्राम का, ए बी, तो ए बी कौन है, ए बी क्या है आपका ए वेक्टर, हाइट क्या है यहाँ पे बी साइन थीटा, 90 डिग्री ड्रॉ किया है ना आपने, ये सीधी लाइन, दिस इज हाइट, तो हाइट क्या है आपकी बी साइन थीटा, तो यहां आप लिखेंगे बी साइन थीटा, ओके, तो बेस इनटू हाइट ए बी साइन थीटा। अब जरा मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी क्या पढ़ा था आप लोगों ने, फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। अब इस पूरे का मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, तो दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, ए बी साइन थीटा, मतलब कुल मिला के डेफिनेटली ये क्या है आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है। सो हमने एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी यहाँ पे आपके सामने लिख दिया और ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, राइट। अब इसी में हम दूसरा पैरेललोग्राम बना रहे हैं। दूसरा पैरेललोग्राम कैसा बनाया जाए, यहां से ले लो आप, देखो, तो यहां से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, बी एफ, इसका नाम ले लो आप जी, राइट, और इसको यहां से ज्वाइन कर दो। तो एक पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाती हूं, क्या नाम है इसका, देखो, ए बी एफ जी। तो ये इसी फिगर में हमने एक और पैरेललोग्राम बनाया। अब हम जरा उसकी एरिया की बात करेंगे। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या नाम है उसका, ए बी एफ जी। ए बी एफ जी का जरा एरिया बताओ। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम की बात है, सी, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हमने रखा सी वेक्टर, राइट। अब यहां पे क्या होने वाला है, देखो आप लोग, हम जानते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो ये क्या होगा, डेफिनेटली ये सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा, राइट। मॉड में है तो पॉजिटिव ही आना है। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी एफ जी अगर वेक्टर के फॉर्म में देखा जाए तो यही बनेगा। अब आप एक काम करो, यहां से ये थीटा है इन दोनों के बीच में, यहां से आप लोग एक परपेंडिकुलर एक हाइट ड्रॉ करो। तो अगेन वही रूल लगाएंगे आप लोग और मुझे बता देंगे कि इस हाइट का, यहाँ पे कुछ नाम दे दो आप, आर दे दो, इस एफ आर की वैल्यू क्या होगी, एफ आर की वैल्यू क्या होगी, देखो, सी साइन थीटा, राइट, यही इसकी वैल्यू होने वाली है, सी साइन थीटा, और ये आर बी क्या बन जाएगा, सी कॉस थीटा। खैर उससे तो आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एफ आर चाहिए था, एफ आर क्या बना आपका, सी साइन थीटा, राइट। अब देखो हम क्या जानते हैं, हम क्या पढ़कर आए हैं, फॉर्मूला एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का बेस इनटू हाइट। तो अगर हम पैरेललोग्राम ए बी एफ जी से पूछे तो इसमें बेस क्या है, फिर से देखो, ए बी एफ जी, बेस क्या है यहाँ पे ए बी, तो बेस क्या है ए बी मतलब ए वेक्टर। हाइट क्या है इस पैरेललोग्राम की, एफ आर, देखो ए बी एफ जी, इसकी हाइट क्या है एफ आर, और एफ आर क्या है सी साइन थीटा, ओके। मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दो, तो ये बन गया आपका ए सी साइन थीटा, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इसके बाद आप एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए हो 9th या 10th क्लास में कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम हाइट आर इक्वल इन एरिया। सेम बेस पे हो तो वो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आपके एरिया उनके इक्वल होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप कह देंगे कि पैरेललोग्राम ABCD का एरिया इज बराबर टू द पैरेललोग्राम ABFG का एरिया अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी
parallelogram on the same base and between same parallel are equal in area. तो आप कहेंगे यहाँ पे we know that, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? हम ये जानते हैं कि parallelogram on the same base and between same parallel are equal in area. तो आप लोग कह देंगे therefore area of parallelogram, क्या नाम था? ABCD, right? ABCD is equal to area of parallelogram. नेक्स्ट आपने बनाया था ABFG. ये दोनों के एरिया क्या होंगे आपस में? बराबर. तो इसका एरिया क्या था? इसका एरिया था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और इसका एरिया था A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर. देखो रिजल्ट कैसा था. अब देखो मैग्नीट्यूड है ना, आप इसे कैसे लिख देंगे? आप इसे लिख देंगे यहाँ पे C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर. तो आपने अभी दो रिजल्ट तो प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली इसी पैटर्न से आप कह देंगे क्या कि B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर ये आ जाएगा, ये सिमिलरली करके प्रूव हो जाएगा. आप सिमिलरली लिख देना तो ये भी आपका यहाँ पे इक्वल आ जाएगा. राइट तो इस ही रिजल्ट को हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया. तो कैसे किया? पहले तो हमने पैरेललोग्राम बनाया. हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है? दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट. राइट और मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव की टेंशन ही नहीं हुई कि एरो कहां जा रहा है पैरेललोग्राम में. राइट फिर हम जानते थे कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट. उस फॉर्मूले को लगा दिया यहाँ पे. सेम कहानी आपने ABFG के साथ किया, उधर भी वही फॉर्मूला लगाया और इसका भी आंसर लिख दिया. लेकिन ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया बराबर है, ये हमने बताया अपने 9th क्लास के रिजल्ट से, जो ये कहता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम सेम बेस पे बन रहा है और सेम पैरेलल के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है. इसीलिए दिस इक्वल टू दिस हो गया और सिमिलरली करके आपने कह दिया कि ये भी आ जाएगा. हैंस प्रूव्ड. ओके एक अच्छा क्वेश्चन था. आई होप आपको ये क्लियर होगा. आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप लोग. फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. मतलब आपको साइन थीटा चाहिए. तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी कुछ क्वेश्चन पहले आपने कॉस थीटा फाइंड किया था ना, तो उसी रूल से आप कॉस थीटा निकाल लो और फिर साइन थीटा निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन थीटा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. पढ़ा है कि नहीं? राइट तो पहले कॉस थीटा निकाल लेंगे और फिर साइन थीटा को हम इसके हेल्प से निकाल लेंगे. राइट चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पे आपके पास A वेक्टर क्या है? 3i प्लस j कैप प्लस 2k कैप. ये आपका A वेक्टर है. फिर से लिख लें क्या इसको? देखो दिस इज 2k कैप. उसके बाद आ जाओ B वेक्टर पे. B वेक्टर क्या है आपके सामने? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप. ओके हमें चाहिए एंगल साइन वाला, लेकिन हम निकालेंगे कॉस थीटा. कॉस थीटा कैसे मिलता है? कॉस थीटा मिलता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके A वेक्टर डॉट B वेक्टर डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड. ये आप याद रखेंगे, A मैग्नीट्यूड इनटू B मैग्नीट्यूड. सो A डॉट B कैसे मिलता है? अभी सिखाया था मैंने. डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो आप लोग? I वाले का मल्टीप्लिकेशन I के साथ, J का J एंड K का K से. एंड I डॉट I क्या होता है? 1 होता है. J डॉट J 1, K डॉट K 1. ओके तो 3 2 6, 1 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B. मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16. ये बात तो नॉर्मल सी है. अभी
राइट। A डॉट B मतलब 3 इंटू 2 6, I इंटू I 1, I वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन I के साथ और I डॉट I 1 होता है। सेम कहानी गोज विद J एंड K, राइट। तो न्यूमिनेटर में आपको ये मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके सामने है। सिमिलरली 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 ही होने वाला है एंड 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई करो आप इसको और अपने कॉस थीटा तक पहुंच जाओ। सो कॉस थीटा कितना होगा, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 8 12, तो 12 अपॉन ये कितना 9 10 14, 14 को मैं 2 इंटू रूट 7 लिख रही हूँ। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, 14 को 2 इंटू 7 मतलब रूट 2 इंटू रूट 7 लिख देते हैं अपन। 16 प्लस 4 20, 24, 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 मतलब 2 इंटू 3, देख लो ये 24 है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस 8 3 ज़ा 24, तो ये जो आता 24 इसे मैंने इस तरीके से लिखा। ऐसा लिखने के पीछे जो लॉजिक था वो क्या था कि आप जिन फैक्टर्स को रूट से बाहर निकाल सकते हो उन्हें निकाल लो, राइट। तो ये क्या मिलेगा आपको 12 अपॉन, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2 ये भी बन गया 2 रूट 7 रूट 3, इसका तो कुछ नहीं होने वाला मतलब ये रूट 21, ये बना 4, ऊपर है 12, तो ये सब तो हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/27, राइट। 4 अपॉन 12 था, 12 अपॉन 4, तो 4 1 एंड 3, राइट, सब ठीक है। तो कॉस थीटा आपके पास ये आया, लेकिन हमें तो कॉस थीटा चाहिए ही नहीं, हमें तो साइन थीटा चाहिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और एक काम करो, बता देना कि लेट थीटा बी द एंगल, है ना, थीटा क्या है, एक एंगल है बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका नाम हमने क्या कहा है, थीटा। कॉस थीटा हमारे सामने है, साइन थीटा चाहिए। हमें पता है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा 3/21 था, तो ये हो जाएगा 9/21, राइट। सॉल्व करो इसे तो ये आएगा 12/21। सिंप्लीफाई करो 3 7 3 4, मतलब आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/7 आ रही है, लेकिन हमें तो साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा होगा 2/√7। ये रहा आपका आंसर। सो 2/√7 इज द वैल्यू ऑफ साइन जो इन दोनों के बीच में है, राइट। तो साइन थीटा कितना 2/√7। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। देखो कॉस थीटा आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास होता है। इसके बाद अगर ये लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो क्योंकि आप आइडेंटिटीज जानते हो। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। इफ ए बी सी एंड डी आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स, तो अब पोजीशन वेक्टर्स बोल दिया है, इसका मतलब ओ ए कितना है आपके पास, ओ ए ये जो पोजीशन वेक्टर है ये कितना है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बी सी एंड डी ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं, वो गिवन है। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। तो इसीलिए आपको ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी करके इस टाइप से करके इन्हें लिखना पड़ेगा। ओके, तो ओ बी वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद ओ ए ओ बी। अब बात करते हैं ओ सी वैक्टर्स की। तो ओ सी वैक्टर क्या होगा, ओ सी वैक्टर इज 2i कैप माइनस 3k कैप, राइट। ओ सी हो गया। अब बात करो ओ डी वैक्टर की। तो ओ डी वैक्टर कितना गिवन है, आखिर वाला जो वैक्टर होगा कहाँ है, वो रहा, लिख दो उसे 3i माइनस 2j एंड प्लस k कैप। ओके, तो फिर से सुनो क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं रीड किया था, अभी सिर्फ जैसे ही आपने पोजीशन वेक्टर सुना ना तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि डेफिनेटली हमें इस क्वेश्चन में ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी गिवन है। अब एक बार पढ़ लेते हैं अपन। इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स, देख लो ये ए बी सी एंड डी ये सिर्फ पॉइंट्स थे,
और इनका पोजीशन वेक्टर मतलब आपको ओरिजिन से लेना ही है। तो हम लोग बिल्कुल सही जा रहे थे क्वेश्चन में। ओके, फिर से आ जाओ। ए बी सी डी आर द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स दिस 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 एंड दैट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग सी डी, मतलब प्रोजेक्शन वाले के ऊपर क्वेश्चन आया। ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट क्या था, हम जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। अगर कोई आपसे कह दे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। ये कहता है ए अलॉन्ग बी है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद रखिए क्या कहा मैंने, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। जिसके अलॉन्ग निकाला है वो डिवीजन में जाएगा। सो ए अलॉन्ग बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा जाएगा। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। क्लियर है ना ये फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग, वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट, हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग सी डी। तो सबसे पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा। आ जाओ ए बी निकालो पहले। अब ये ए बी कैसे मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, राइट। टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी, तो इसीलिए याद रखो ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी वैक्टर क्या है आपका, उसे लिख लो आप लोग। ओ बी वैक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये आपका ओ बी वैक्टर हुआ। माइनस करना है ओ ए, तो माइनस i कैप माइनस j कैप एंड प्लस k कैप, क्योंकि साइन सारे बदल गए। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है ये, आप अच्छे से ध्यान दीजिए तो हो जाएगा। ओके, तो ए बी वैक्टर कितना आया आप लोगों के सामने, 2i माइनस आई कितना देगा ये, i कैप। फिर आगे चलो, माइनस जे कितना 2j प्लस 3k प्लस k, ये मिल गया 4k। यहां तक कोई परेशानी, देखो ए बी वैक्टर चाहिए तो ए बी कैसे मिलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो हमने लिखा पहले ओ बी, माइनस कर रहे हैं तो साइन बदल गए, और सिमिलर टर्म्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ओके, तो वही काम किया। अब बात करते हैं सी डी से। तो सी डी वैक्टर कैसे मिलेगा आपको, टर्मिनल पॉइंट क्या है, डी, तो आप लिखोगे यहाँ पे ओ डी वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ओके, अब ओ डी वैक्टर क्या है, ओ डी वैक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस ओ सी, तो साइन बदल जाएंगे, ध्यान से देखना, 2i कैप और माइनस माइनस बन गया प्लस 3k कैप, राइट। ये कौन है, ये है आपका सी डी वैक्टर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो सी डी वैक्टर कितना आएगा, 3i माइनस 2i i कैप माइनस 2j, तो माइनस 2j कैप प्लस k प्लस 3k प्लस 4k कैप। तो ये रहा आपका ए बी वैक्टर। कहाँ है, ये रहा, चेक करो अच्छे से इसको। ये रहा आपका ए बी वैक्टर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है अभी हमें क्वेश्चन में, और ये रहा सी डी वैक्टर। अब आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग सी डी, राइट। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को, उसी फॉर्मूले का हम हेल्प लेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर अलोंग सी डी, यही चाहिए ना, हाँ, अलोंग सी डी वेक्टर। तो देखो क्या बनेगा फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे ही आते हैं अपन। चलो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें लेके चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो ए बी वैक्टर i माइनस 2j प्लस 4k, आपके पास ए बी वैक्टर था i कैप माइनस 2j प्लस क्या है 4k कैप प्लस 4k कैप। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सी डी। तो सी डी वैक्टर कितना था आपका, i माइनस 2j प्लस 4k, i माइनस 2j प्लस 4k, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, i माइनस 2j प्लस 4k। देख लो जरा, ओ बी में से ओ ही सब्ट्रैक्ट किया ना अपन ने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। फिर सी डी देखो, सी डी कैसे आया है आपका, ओ डी मतलब 3i माइनस 2i, ठीक है,
और ये कितना बना, ये देखो यहाँ पे OD माइनस OC था ना, एक टर्म अपना रह गया क्या, OD प्लस के, और यहाँ पे साइन बदला, प्लस के प्लस 3k प्लस 4k, सब ठीक है। चलो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यही लिख देते हैं, क्या होता है, तो ये होता है AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CD। प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग CD क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले से आप हेल्प लोगे और सॉल्व करोगे। सो प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, कितना आएगा, दिस इंटू दिस, मतलब I माइनस 2j प्लस 4k कैप, जहां पे कैप मिसिंग है वो बना देंगे आप लोग, राइट, डॉट CD I कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। मैग्नीट्यूड किसका होगा नीचे, अलोंग जिसका कहा है, तो अलोंग CD कहा है तो CD का, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, यहां लिखा जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 16, ओके, तो कितना बना ये 21, राइट, ये बन गया आपका 21 अंडर रूट 21। अब जरा इन्हें मल्टीप्लाई कर लें अपन, मल्टीप्लाई करो, वही बात है, डॉट प्रोडक्ट है तो I वाले का मल्टीप्लीकेशन I से होगा, ओके, एंड I स्क्वायर आपको 1 देता है, एंड सेम कहानी गोज विद J एंड K, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय रूट 21, और ये क्या है, ये देखो ध्यान से, दिस इज न्यूमरेटर में मिल रहा है 21, डिनोमिनेटर में मिल रहा है रूट 21। अब ये तो आप जानते हो 21 को हम लोग रूट 21 लिख सकते हैं। सो इस 21 से रूट 21 से ये गायब हुआ, तो प्रोजेक्शन कितना आया, रूट 21 यूनिट्स। क्लियर है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी याद आ गया, A अलोंग B कह रहे हैं, मतलब A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो यहाँ पे AB अलोंग CD था। तो क्वेश्चन में बस आपको ये याद रखना था कि A, B एंड C, D ये सब कौन थे, ये एक पॉइंट थे और उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, मतलब OA, OB, OC, OD गिवन था आपको। क्वेश्चन चाहता था आपसे कि आप प्रोजेक्शन ऑफ AB अलोंग CD बताएं, तो पहले तो आप AB निकालोगे, फिर आप CD निकालोगे, फिर फॉर्मूला आपके पास है, सॉल्व करो, आंसर तक पहुंच जाओ, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो वेक्टर्स की आपको लेनी है हेल्प, और इस ट्राइंगल ABC का हमें बता देंगे आप लोग एरिया। सो दिस इज ABC, पॉइंट्स लिख लो आप 1, 2 एंड 3। यहां क्या लिखेंगे पॉइंट में, 1, 2, 3। B का पॉइंट क्या है, 2, -1, 4, एंड C ले लो आप 4, 5, और ये कौन है, -1। ठीक है, क्लियर है। तो हमने A, B एंड C इन तीनों के पॉइंट्स यहां मेंशन कर दिया। अब आपको वेक्टर की हेल्प से क्या बताना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो वेक्टर की हेल्प से आपको पहले तो याद होना चाहिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग वेक्टर मेथड क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड, इस बार ये मैग्नीट्यूड का साइन आएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। देखो ये जा रहा है AB, ये जा रहा है AC, सो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे हाफ से, तो आपके सामने आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब सबसे पहले AB निकालो, फिर AC निकालो, और फिर इनका क्रॉस लेंगे अपन। आ जाओ, तो AB वेक्टर कैसे बनेगा, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से, राइट। जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और फिर वेक्टर बनाना होता है, तो क्या करते हैं हम, टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 1 मतलब 1, तो आप लिखेंगे 1i, तो 1i का क्या मतलब है, i कैप ही लिख दो, राइट। फिर -1 - 2 मतलब -3j कैप, 4 - 3 कितना, k कैप। क्या ये बात क्लियर है, मैंने AB वेक्टर कैसे बनाया, A B था, मतलब B वाले पॉइंट से A वाले पॉइंट को आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। सो 2 - 1
-1 -2 4 -3 और ये रहा ए बी वेक्टर आपके सामने, आई जे एंड के आप लगा देंगे। चलो अब क्या चाहिए, ए सी। तो ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा, सी वाले पॉइंट से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ए पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो देखो 4 - 1 3, साथ में लगाएंगे आई, तो ये बनेगा 3i कैप। 5 - 2 कितना, 3j कैप। -1 - 3 कितना, -4k कैप। तो आपके पास ए बी वैक्टर, आपके पास ए सी वैक्टर दोनों आ गए। अब क्या कह रहा है फॉर्मूला कि ए बी क्रॉस ए सी करें। ए बी क्रॉस ए सी पहले निकालेंगे आप। सो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर कैसे मिलता है, याद करो याद करो। आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे जे और यहां लिखेंगे के। ए बी में कोएफिशिएंट्स जो भी हैं आई जे के यहां पे मेंशन करो, 1 -3 और ये है +1। ए सी में जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें लिखें आप 3 3 -4, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को करना है आपको सॉल्व। चलो यही सॉल्व कर देते हैं इसको हम। आई लिखो, ब्रैकेट बनाओ, ये डायग्राम हटा दें यहाँ से। डायग्राम आई होप आपने बना लिया है, पहले इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम याद रखेंगे, चलो आगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो कितना मिल रहा है आप लोगों को, ए बी क्रॉस ए सी, यहां देखो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर कितना मिल रहा है। आप लिखोगे आई, फिर पहली रो पहला कॉलम हाइड, -3 × -4 12 -3, बीच में लगेगा यहाँ माइनस का साइन, इन्हें हाइड करो। 1 × -4 -4, बीच में माइनस, 3 × 1 3, फिर आ जाओ के पे, ब्रैकेट ओपन करो, क्या लिखेंगे 1 × 3, आप बोलेंगे 3, फिर बीच में माइनस, 3 × -3 -9, बीच में था माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया +9। तो आपके पास आई, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। तो आप लोगों के पास ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर कितना आ गया, कितना आया 12 - 3 9, तो 9i कैप माइनस +7j कैप और ये कितना 12k कैप। ये अभी सिर्फ आपने ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर निकाला है। अब देखो यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन बना है, तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, आई जे एंड के जो भी कोएफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम। मतलब यहां मिलेगा आपको कितना, वेट कितना आया, ये कितना आया, आई हाइड कर लो 12 - 3 सही था। चलो के वाला और चेक करो एक बार, 1 3 = 3 +9, ओके। तो यहाँ 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, ए बी इंटू ए सी, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, देखो ऐड कर लो आप लोग इसे, तो ये मिलेगा आपको 274। इसे ऐड करो तो आपके पास ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज √274। लेकिन हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो बस ठीक है, सब कुछ हो तो गया सॉल्व। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, फिर से लिखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ मैग्नीट्यूड ए बी क्रॉस ए सी, ओके। तो हमें कितना मिला, हाफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था √27, तो आप लिखेंगे √274, दैट्स इट। अब फैक्टर्स निकालना है तो निकाल लो, अदरवाइज यहीं रुक जाओ और कह दो स्क्वायर यूनिट्स, ओके। क्लियर है क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ देख लो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अब आपको वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि कोई भी आपने पैरेललोग्राम बनाया जिसका बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में वो बना है तो उनका एरिया इक्वल है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। चलो एक पैरेललोग्राम बना लो।
सपोज ABCD है ना, ABCD आपका ये रहा कोई पैरेललोग्राम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाम दे दो इसको आप लोग A, B एंड ये है C और ये रहा D। यहाँ जा रहा है A वेक्टर और यहाँ जा रहा है क्या, B वेक्टर। चलो पहले तो आपका एक पैरेललोग्राम ABCD हुआ। अब जल्दी से आप मुझे इसका एरिया बताइए, वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इस ABCD पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उनका मैग्नीट्यूड। तो आप लिखेंगे एडजेसेंट साइड क्या हो गई यहाँ पे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और इसे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ये तो आपकी ABCD पैरेललोग्राम का एरिया है। हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो आपको एक और पैरेललोग्राम यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, ये तो आपका पहला पैरेललोग्राम है और इसका एरिया ये है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, एक दूसरा पैरेललोग्राम लो आप, और उस पैरेललोग्राम का एरिया आपको क्या लेके आना है, यही लेकर आना है। अगर यही उसका एरिया आ गया दूसरे पैरेललोग्राम का, तो आप कह दोगे जी हाँ, जो भी पैरेललोग्राम सेम बेस पे बनते हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में बनते हैं वो इक्वल इन एरिया होते हैं, राइट। चलो आ जाओ, एक और पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से बस आप सुनते चलो। बेस में ले रही हूं AB, राइट, AB हमने बेस लिया, इसको एक्सटेंड कर लो और यहां से आप इसे ले जाओ, राइट, और ये रहा आपका पैरेललोग्राम। क्या नाम है इसका, देखो AB, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज F, AB F, और यहाँ मान लो आप E नहीं है ना, चलो E ले लो, तो ABFE। तो ये सेम बेस पे बन गया और सेम पैरेलल्स के बीच में आपने एक नया पैरेललोग्राम बनाया है जिसका नाम है ABFE। ओके, अब आपको क्या करना है, ये यहां जा रहा है, इसको यहां ले जाओ, ये ऐसे जा रहा है, इसका एरो यहां आएगा, राइट, ठीक है। चलो यहां तक सब ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहां पे ना जो एरो आपने बनाई है इसको इस डायरेक्शन में बना लो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तभी ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मॉड्यूलस से पॉजिटिव आ जाएगा। ओके चलो, ये आपका फिगर यहां बन गया। अब देखो ये है, इसका नाम क्या है, AB में जो वेक्टर बना है इसका नाम है A वेक्टर। हमने कह दिया कि ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और उसका मॉड। चलो ठीक है, अब बात हम करते हैं आपसे कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABFE बता दो। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और इसका नाम है ABFE। अब आपको इसका एरिया बताना है, तो अगेन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है हम उसी फॉर्मूले का यहाँ यूज करेंगे। एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे मैग्नीट्यूड के अंदर, तो क्या बनेगा, A वेक्टर और ये आपका AE, तो आप लिखेंगे यहाँ पे AB वेक्टर क्रॉस AE वेक्टर। बताओ ये बात सही है या नहीं, इसको थोड़ा सा हटाओ, मैग्नीट्यूड बनाओ, और ये आपका B वेक्टर था। देखो ABFE, तो ये जा रहा है वेक्टर यहां, ओके, और ये जा रहा है वेक्टर यहां, तो दिस क्रॉस दिस और इसका मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम ABFE। इसका एरिया ये आ गया। आपका टारगेट है कि आप कैसे भी करके ABCD का एरिया ABFE के बराबर प्रूव कर दें। ओके जी, तो मतलब आपको कैसे भी करके AB क्रॉस AE को A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बनाना है। आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। सो AB वेक्टर तो डेफिनेटली A वेक्टर है, चलो ये A तो बन गया। अब बात आती है कि कैसे भी करके ये AE हमारा B बन जाए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये AE है क्या, क्या हम कभी भी इस AE को B वेक्टर लिख सकते हैं? अभी तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे पास एक लॉ है, कौन सा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ADE, देखो यहां तो अपन रुक गए, अब हम थोड़ा सोच रहे हैं रफ वर्क में जाके। तो रफ वर्क में हम गए, हमने देखा कि ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन, देखो ऐसा, ये रहा A, वो रहा आपका D और ये रहा E।
ये जा रहा है AD इस डायरेक्शन में, DE आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में, राइट, और AE जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये तो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ये ऐसा और ये ऐसा, राइट, इसका नाम क्या है? बी वेक्टर। तो ये कहता है कि जो AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर होगा ना, ये बराबर होगा AE वेक्टर से। ये आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है, राइट। इनिशियल, इसका टर्मिनल ये है और इसका इनिशियल ये है, तो जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो सम होगा, AE का जो सम होगा वो होगा AD प्लस DE। ओके, AD प्लस DE किसके बराबर है? AE के बराबर। और AD क्या है? B वेक्टर। AD क्या है आपका? B वेक्टर। तो B वेक्टर प्लस DE इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं AE। बताओ यहां तक कोई परेशानी किसी को? ये मैंने क्या कर दिया, मैंने AE, सब वेक्टर के साइन ऊपर बनाओगे आप। यहां अगर मैंने नहीं बनाया है, आप जरूर बनाएं इसे, बहुत जरूरी है क्योंकि आप वेक्टर में बात कर रहे हो। ओके, तो AE वेक्टर कितना आया? B वेक्टर प्लस DE। तो इस AE की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? B वेक्टर प्लस DE। और ये कैसे आया? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहां पे ब्रैकेट बना लीजिए आप, और आप लिखेंगे B वेक्टर क्रॉस DE वेक्टर। यहां तक सब क्लियर है? इस AE को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ट्रायंगल लॉ लगाया। ओके, अब मैं इतने पोर्शन को इरेज कर सकती हूँ। ट्रायंगल लॉ से मुझे ये चीज तो मिल गई कि AE जो है मेरा, दैट इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस DE वेक्टर। ओके, अब ये DE पे जरा फोकस करो आप लोगों को कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट याद है? कोलिनियर वेक्टर क्या कहता है? कोई भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करते थे? जब किसी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर कर दो। यहां आप देख रहे हो कि DE एंड AB ये दोनों कौन है? कोलिनियर वेक्टर्स है, राइट। DE एंड AB कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और हम जानते हैं कोलिनियर का कंसेप्ट कि जो DE वेक्टर होगा दैट विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर। ओके, साफ साफ देख सकते हो आप लोग कि DE एंड AB कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट क्या कहता है कि एक वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर अगर आप प्रूव कर देते हो तो वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है, हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों कोलिनियर है, मतलब इस कंडीशन को ये DE सेटिस्फाई करेगा। तो मैं DE की जगह पे लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर लिख सकती हूँ, राइट। इसमें कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो आप यहां लिखेंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस, और इसकी जगह पे लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड के अंदर। तो यहां पे आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो। ये कैसे मिला था आपको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और ये स्टेटमेंट कैसे मिल गया? कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से, क्योंकि ये कोलिनियर थे। याद रखना इन दोनों पॉइंट को। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पे ब्रैकेट को करेंगे ओपन। ओके, अब ब्रैकेट्स को ओपन किया जाएगा तो DE इज लैम्डा टाइम्स ऑफ A वेक्टर, और ये आपका यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? B वेक्टर प्लस DE, यहाँ पे प्लस का साइन था, राइट। यहाँ पे प्लस का साइन था, B वेक्टर प्लस DE। क्यों था प्लस का साइन? ट्रायंगल लॉ लगाया ना आप लोगों ने। B वेक्टर प्लस DE AE के बराबर है। B वेक्टर प्लस DE, यहाँ पे प्लस का साइन था। चलो अब आप इसे ओपन कर दो। दिस क्रॉस दिस, मतलब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लैम्डा आपका कोई स्केलर है, इसे आप बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस तरीके से आपने इसे खत्म किया। ओके, क्लियर है? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बीच में प्लस था, प्लस बनाया, A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, लैम्डा को बाहर रख दिया। अब हम जानते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में जब सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर 0 होता है। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये चला गया, तो फाइनल आउटपुट आपके पास क्या आएगा? ये पूरा गया, आपके पास फाइनल आउटपुट आया है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABFE का। अच्छा, तो ABCD का एरिया क्या था?
वो भी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर था। तो ये क्या हो गया, दो पैरेललोग्राम के एरिया सेम आ गए। जब दो पैरेललोग्राम के एरिया सेम आ गए तो हमने कह दिया कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है और ये सेम बेस पे बने थे और इन दोनों का सेम पैरेलल था, राइट। तो आप लिख दोगे सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट। आप क्या लिखेंगे कि ABCD का एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ABFE। हमने प्रूव कर दिया, तो हम बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपने देखा यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट यूज किए, पहला कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट और दूसरा ट्रायंगल लॉ। तो इससे आपका काम इस क्वेश्चन में आराम से खत्म हो गया, ठीक है। चल सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलो, आ जाइए। ओके, तो इसके साथ ही वेक्टर अलजेब्रा में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे वो होते हैं पूरे खत्म। आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन बहुत सारी प्रैक्टिस करो। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में आप जाइए, एक सेक्शन आपको मिलेगा NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12। तो 6 to 12 आप जिस भी क्लास के NCERT एग्जाम्पलर को, जिस भी सब्जेक्ट के NCERT एग्जाम्पलर को गो थ्रू करना चाहते हैं वो सब एक सीक्वेंस में यहाँ अरेंज्ड है। सपोज क्लास 12th मैथ्स NCERT एग्जाम्पलर के कोर्स को आप गो थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब एक इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर NCERT एग्जाम्पलर के हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं विद द कंसेप्ट ओवरव्यू सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को गो थ्रू करना चाहते हैं जस्ट आपको उसकी लिंक पे करना है क्लिक, ओके, और आप तैयार हैं पढ़ाई करने के लिए। स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हो नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।